सारा की गजब की काबिलियत को फिर से साबित करने के लिए सन वू छत पर चढ़ गया और उसे आवाज देकर बुलाया। उसने कहा कि अगर सारा ग्लोमरेट की छत के किनारे झांकेगी तो उसे एक गिफ्ट मिलेगा। जैसे ही सारा ने अपने ग्लासेस उतारे और ऊपर लिखे वर्ड्स को देखा, सन वू को उसका गुप्त तेज नजरिया समझ में आ गया। उसे और परखने के लिए सन वू ने गिरने का नाटक किया। सारा को लगा कि वह सच में गिर गया है और उसने घबराकर जोर से चिल्लाया। उसकी ये रिएक्शन देखकर सन वू को यकीन हो गया कि सारा उसकी हर हरकत को ट्रैक कर सकती है। अगर सारा उसकी असिस्टेंट बन जाए तो यह केस सुलझाना आसान हो जाएगा। जब सन वू और जिनमो अपनी अगली मूव पर डिस्कशन कर ही रहे थे कि अचानक एक अलार्म बज उठा। सर्वेलेंस फीड पर उन्होंने देखा कि सेक्रेटरी होंग घबराकर डोर पीट रहा था। जब उसने पूरी ताकत से आखिरी बार डोर तोड़ने की कोशिश की, तब सन वू ने झट से डोर खोल दिया। होंग को शांत कराने के बाद सन वू की नजर उसकी रिस्ट पर पहनी एक ब्रेसलेट पर गई, जो ठीक वैसी ही थी जैसी मर्डर की गई आर्टिस्ट महिला ने पहनी थी। यह ब्रेसलेट कैंसर से पीड़ित बच्चों के प्रति उनके साझा लव का प्रतीक था। यह सुनते ही सन वू तेजी से उस सीक्रेट एलिवेटर की ओर भागा जो लॉयर के बेसमेंट ऑफिस तक जाता था। ये दोनों प्लेसेस एक जटिल लिंक से जुड़ी थीं। उसी वक्त जिन्मो को पता चला कि सस्पेक्ट का सन भी उसी डोनेशन लिस्ट में था, जिससे यह खुलासा हुआ कि उस आर्टिस्ट महिला और सस्पेक्ट का एक गहरा रिश्ता इस बच्चे के जरिए जुड़ा हुआ था। जैसे ही सन वू ने आगे की इन्वेस्टिगेशन के लिए क्लोथ्स बदले, नीचे अफरातफरी मच गई। एन की शॉप में एक प्रमोशन चल रहा था जिसने सन वू की कंपनी के कई एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट कर लिया था। अगर वह नीचे जाता तो उसकी पहचान रिवील हो सकती थी। जिन्मो ने कॉन्फिडेंस के साथ क्राउड को हटाने की कोशिश की। उसने वह ब्रेड फेंक दी जो नाही ने उसे दी थी और फिर शॉप के गेट पर रखे बैलून्स वाले डमी को गिरा दिया। गड़बड़ी को ठीक करने की उसकी सभी कोशिशें फेल रहीं और आखिर में उसे खुद ग्रीटर बनना पड़ा। फाइनली सारा ने सिचुएशन संभाल ली, जिससे वह और जिन्मो एक गहरे बॉन्ड में बंध गए। हॉस्पिटल पहुंचने पर उन्होंने देखा कि पुलिस पहले से ही इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। पुलिस ऑफिसर क्वांगी सारा के ब्रदर जैसा था, इसलिए वे एक कॉर्नर में छिपकर कॉन्वर्सेशन सुनने लगे। एक नर्स ने रिवील किया कि सस्पेक्ट का सन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले चुका था और वह आदमी ऊपर से भले ही अच्छा लगता था, लेकिन अपने सन के साथ बैड बिहेवियर करता था। इसकी रिपोर्ट पुलिस में की गई थी, लेकिन बच्चे की कम उम्र की वजह से वह अपने फादर के चंगुल से निकल नहीं पाया। फिर सारा को एक सर्च वारंट के बारे में पता चला, जिससे वे तुरंत सस्पेक्ट के हाउस जाने के लिए निकल पड़े। पुलिस के जाने के बाद सन वू और सारा ने हॉस्पिटल की एक फोटो में उस महिला आर्टिस्ट को सस्पेक्ट के सन के साथ देखा। वह अपने रिवेंज की भावना के लिए जानी जाती थी, लेकिन उसने सस्पेक्ट की टॉर्चर को सहन क्यों किया? यह एक हिडन सीक्रेट लग रहा था। इस बीच पुलिस को पता चला कि सस्पेक्ट ड्रग एडिक्ट था। उसने अपने सन के ट्रीटमेंट के लिए मिले पैसे को ड्रग्स में उड़ा दिया था और पॉसिबली पैसों के लिए महिला आर्टिस्ट को टारगेट किया था। नेबर्स ने कंफर्म किया कि उसकी डोमेस्टिक वायलेंस ने उसकी वाइफ को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। क्वांगी को रूम में एक ब्लैंकेट के नीचे ब्लड मिला, जो इस बात का प्रूफ था कि उसकी वाइफ हमेशा के लिए जा चुकी थी। बेटर क्लूज पाने के लिए जिन्मो ने सारा को हॉस्पिटल भेजा, जहां पेशेंट्स ने उसे और सन वू को न्यूली मैरिड कपल समझ लिया। शक से बचने के लिए सन वू ने इस ड्रामा में साथ दिया। जब एक नर्स ने सारा को चेकअप के लिए बुलाया, तो उनके एल्डरली रूममेट की निगरानी में सन वू ने उसकी हेल्प की। नाही को जब पता चला कि सारा को कार्डियोलॉजिस्ट से मिलना पड़ा, तो वह फौरन भागती हुई आई, अपनी फ्रेंड की चिंता में। सन वू क्लूज जुटा रहा था, लेकिन एल्डरली रूममेट को लगा कि वह सारा के साथ चीटिंग कर रहा है। सन वू ने हेड नर्स से द 8th ऑफ जून की शिफ्ट के बारे में पूछा, जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था। नर्स शॉक्ड रह गई और स्केड्यूल चेक किया, जिससे कंफर्म हुआ कि वह उस नाइट ड्यूटी पर थी। सन वू ने उसे थैंक्स कहा और जिन्मो को हेडसेट के जरिए सभी पीडियाट्रिक नर्सेज की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहा। हेड नर्स ने यह कॉन्वर्सेशन सुन ली। अपने चेकअप के बाद सारा की रूममेट,
जो खुद एक वुमन होने के नाते उसकी तकलीफ समझ सकती थी, उसे एक सीक्रेट बताने के लिए अलग ले गई। इसी दौरान जिन्मो, जो कार से सब कुछ मॉनिटर कर रहा था, अचानक ब्रेक्स के स्क्रीचिंग की साउंड सुनता है। ना ही गुस्से में हॉस्पिटल में घुस चुकी थी। वह उसके पीछे भागा, चिल्लाया और फिर उसे पकड़कर ऐसा बिहेव किया जैसे वह उससे लव कन्फेशन कर रहा हो, जिससे ना ही थोड़ी देर के लिए काल्म हो गई। एल्डरली रूममेट, यह सोचकर कि टॉयलेट में बात करना सेफ होगा, सारा को अपने हस्बैंड को डिसिप्लिन करने की सलाह देती है और इशारा करती है कि हक के फादर और पीडियाट्रिक वार्ड की नर्स शिम के बीच कोई अफेयर था। तभी जिन्मो की हेडसेट से स्क्रीमिंग की आवाज आई, जिससे सारा को समझ में आ गया कि नाही उसे ढूंढते हुए आ चुकी है। जिन्मो ने नाही को रोकने की कोशिश की, लेकिन नाही को सारा के वर्क एथिक के बारे में पता था। वह कभी बीमारी को बहाना नहीं बनाती। इसलिए उसे सारा के अचानक हार्ट टेस्ट पर शक हुआ। उसने सन वू और जिन्मो को ब्लेम किया, जिससे जिन्मो परेशान हो गया। उसने नाही का कॉफी कप उठाया और पी लिया, बिना यह जाने कि उसमें दूध है, और उसकी मिल्क एलर्जी के कारण वह बेहोश हो गया। नाही ने फौरन सारा को कॉल कर दिया और बताया कि जिन्मो को इमरजेंसी रूम ले जाया गया है। हॉस्पिटल पहुंचकर सारा को नाही की उलझन का सामना करना पड़ा। सन वू ने नाही से पूछा कि क्या उसने जिन्मो को दूध दिया था। नाही ने झूठ बोलते हुए कहा कि उसने खुद ही पी लिया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि सन वू को एलर्जी के बारे में कैसे पता चला। इसके बाद नाही ने सारा से उसके हार्ट टेस्ट के बारे में पूछा। जब सारा ने बताया कि सब ठीक है, तो नाही राहत की सांस लेकर चली गई। सन वू ने आराम करने की प्लानिंग की, लेकिन उनकी रूममेट ने उसे वहीं रुकने के लिए मजबूर कर दिया। अब उसे और सारा को सोने के लिए एक जगह के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। अगली सुबह रूममेट ने पर्दे खोले और चौंक गई। सन वू बेड पर सोया था और शिकायत कर रहा था कि वह बहुत हार्ड है, जबकि सारा फोल्डिंग कॉट पर थी। रूममेट ने सन वू को डांटा, फिर उसे सारा को उठाने में मदद करने को कहा। नाश्ता परोसते समय वह सन वू को नाराजगी से देख रही थी, जब वह खाने की प्लेट को उठी हुई टेबल पर रखने की कोशिश कर रहा था। सारा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए अपनी रिस्ट में सुन्नपन होने का नाटक किया, जिससे रूममेट ने सन वू को उसे खाना खिलाने के लिए कह दिया। सन वू को मजबूरन ऐसा करना पड़ा और उसने उसे वही बीफ दिया जो उसने मांगा था। बाहर निकलते ही सन वू ने देखा कि सेक्रेटरी होंग उसका पीछा कर रहा है। घबराकर वह भागने लगा। होंग भी दर्द भरे कदमों से उसके पीछे दौड़ पड़ा। रास्ते में सारा को देखकर सन वू तेजी से उसकी ओर बढ़ा, जिससे वह लगभग बेहोश होने वाली थी। उसने जल्दी से उसका मुंह बंद कर दिया और उसे लेकर होंग से बचकर निकल गया। अब उन्हें रूममेट द्वारा बताई गई नर्स शिम पर शक हुआ, जो उस रात मौजूद नहीं थी। जिन्मो ने पता लगाया कि वह तब लैटिन डांस सिखा रही थी, यानी उसका एलिबी मजबूत था। तभी सारा ने देखा कि एक नर्स के पेन की चेन उसी बैग से मैच कर रही थी जो सस्पेक्ट के पास था। यह चेन हेड नर्स की थी। सन वू ने पूछा कि क्या वह द 8 ऑफ जून को ड्यूटी पर थी। एक नर्स ने बताया कि वह 2 घंटे पहले ही चली गई थी। इतना वक्त था कि वह क्राइम सीन तक पहुंच सकती थी। यानी हेड नर्स ने झूठ बोला था। वे गलत इंसान को टारगेट कर रहे थे। जिन्मो ने उसके कार ट्रंक में सस्पेक्ट का सूटकेस ढूंढा और जीपीएस से पता चला कि वह कहां-कहां गई थी। जैसे ही हेड नर्स अपनी शिफ्ट खत्म कर निकलने लगी, उसने सावधानी से एक कॉल की। सारा ने अपनी तेज नजरों से नंबर याद कर लिया। उसके जाते ही उन्होंने कॉल मिलाया। सन वू उसकी आवाज सुनते ही चौंक गया और फटाफट कॉल काट दी। हेड नर्स ने पीछे मुड़कर उन्हें देखा और भाग गई। हॉस्पिटल के रास्तों से अनजान होने के कारण वे उसे पेशेंट्स के बीच खो बैठे, लेकिन सारा ने उसकी हरकतों को ट्रैक कर लिया और उसे स्टॉक रूम में पहचान लिया। अंदर जाते ही हेड नर्स ने सारा को एनेस्थेटिक का इंजेक्शन दे दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। सन वू को उसकी ईयरपीस जमीन पर मिली। उसने स्टॉक रूम का बंद होता डोर खोला और अंदर सारा को बेहोश पड़ा पाया। तभी हेड नर्स ने लोहे की पाइप से उस पर अटैक कर दिया। सन वू ने उसे काबू में कर लिया, लेकिन फिर उसे भी एक और डोज दे दी गई। बाहर जिन्मो बेचैनी से इंतजार कर रहा था। तभी उसने हेड नर्स को कार से निकलते देखा। वह सोच में पड़ गया, पीछा करे
या पहले सन वू और सारा को बचाए? सन वू और सारा जब उठे तो वे दोनों आईवी ट्यूबिंग से बंधे हुए थे। बंधन कसते जा रहे थे। सन वू ने सुझाव दिया कि वे अपने मुंह से नॉट खोलने की कोशिश करें। सारा को लगा कि वह चिल्लाने की बात कर रहा है, लेकिन असल में वह नॉट्स खोलने की बात कर रहा था। सन वू को गुदगुदी हुई और उसने इसका ब्लेम सारा पर डाल दिया। जिन्मो ने अजीब सी आवाजें सुनी, अंदर झांका, मजाक में माफी मांगी और चला गया, जिससे वे और ज्यादा परेशान हो गए। आखिरकार जिन्मो लौटा, उन्हें खोला और वे हेड नर्स के ठिकाने की ओर भागे। जिन्मो का मानना था कि हेड नर्स और सस्पेक्ट पैसे के लिए साथ काम कर रहे थे, लेकिन सन वू को यकीन था कि वह आर्टिस्ट महिला जिंदा थी। उसकी आवाज ने उसे यकीन दिलाया था। एक व्हाइट कार पास आई। सन वू ने अचानक ब्रेक मारा। वह बाल बाल बचा। कार का डोर खोलते ही उन्होंने महिला आर्टिस्ट को जिंदा पाया। महिला आर्टिस्ट की जिंदगी एक पल में बदल गई जब वह अनजाने में ताजुन के साथ इन्वॉल्व होने के बाद प्रेग्नेंट हो गई। अपने बच्चे के लिए उसने अपने ब्राइट फ्यूचर को छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन ताजुन ने उसे सजा देने के लिए हेड नर्स को ब्राइब किया ताकि वह उसे बता दे कि बच्चा जन्म के समय ही मर गया। इसी वजह से बीते 7 सालों में उसने हॉस्पिटल में बीमार बच्चों की देखभाल के लिए वॉलंटियर के रूप में काम किया। एक दिन वह हानुक से मिली और उसे ऐसा फील हुआ जैसे वह उसे पहले से जानती हो। तभी हेड नर्स भी वहां आ गई, जिसने उसे झूठ बोला था। उसी पल उसे एहसास हुआ कि वह 7 सालों तक धोखे में जी रही थी। जब उसने अपने बेटे के शरीर पर उसके फोस्टर फादर के दिए जख्म देखे, तो उसने बदला लेने की ठान ली। चूंकि तायन ने उसे धोखा दिया था, उसने उसके घर में चोरी से घुसकर टीयर्स ऑफ डी क्वीन नाम का नेकलेस चुरा लिया। उसे लगा कि अब ताजुन उसकी उंगली पर नाचने को मजबूर होगा, लेकिन 2 दिन बाद ही वह नेकलेस चोरी हो गया। पहले तो उसे लगा कि ताजुन ने उसे वापस ले लिया है, इसलिए उसने पुलिस में रिपोर्ट नहीं की। लेकिन फिर उस पर एक हेडलाइट गिरने वाली थी, जिससे वह बाल बाल बची और उसे ताजुन की तरफ से एक धमकी मिली कि वह नेकलेस वापस कर दे। तब उसे एहसास हुआ कि असली चोर कोई और ही था। अगर ताजुन को यह पता चलता तो उसकी जान खतरे में पड़ जाती। इसलिए हेड नर्स की मदद से उसने अपने फोस्टर फादर की कार चुराई और अपने घर में नकली खून फैलाकर एक फेक क्राइम सीन क्रिएट किया। वह ताजुन को फंसाना चाहती थी और साथ ही अपने फोस्टर फादर से भी बदला लेना चाहती थी। लेकिन तभी सोनवू वहां आ गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि क्राइम सीन जानबूझकर प्लान किया गया था। उसे टेबल पर रखे ट्रॉफीज के निशान भी दिखे, जिससे वह समझ गया कि यहां कुछ गड़बड़ है। सोनवू इस केस की जांच इसलिए कर रहा था क्योंकि यह नेकलेस उसकी मां की 20 साल पुरानी मौत से जुड़ा था। लेकिन महिला आर्टिस्ट ने उससे विनती की कि वह उसे पहले जाने दे, यह वादा करते हुए कि वह अपने बेटे की सर्जरी के बाद सारी सच्चाई बता देगी। उसने समझाया कि अगर वे और देर करते तो फ्लाइट मिस हो जाती और हुक की सर्जरी नहीं हो पाती। हुक को इतने स्ट्रांग और समझदार देख सारा का भी दिल पिघल गया। उसने सोनवू से रिक्वेस्ट की कि वह और सवाल ना करे, लेकिन सोनवू इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। आखिरकार वह नेकलेस 20 साल बाद सामने आया था। तभी उन्हें कार स्टार्ट होने की आवाज सुनाई दी। जब सोनवू ने दरवाजा खोला तो देखा कि महिला आर्टिस्ट भाग चुकी थी और जिन्मो भी एनेस्थेटिक के असर से बेहोश था। जब जिन्मो को होश आया तो सोनवू ने उससे पूछा कि वह तुरंत महिला आर्टिस्ट की कार का लोकेशन ट्रेस करे। पहले से ट्रैकिंग डिवाइस इंस्टॉल होने के कारण वे उसकी लोकेशन ट्रैक कर हॉस्पिटल की ओर बढ़े। बच्चा थका हुआ था, लेकिन फिर भी स्ट्रांग बना रहा और प्लेन में बैठने की जिद करता रहा। जैसे ही वे एयरपोर्ट जाने वाले थे, सोन वू का ग्रुप वहां पहुंच गया। इस बार महिला आर्टिस्ट पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने सोन वू से कहा कि क्या उसे इतनी बेरहमी से सब कुछ खत्म करना ही था। सोन वू ने उसे याद दिलाया कि अगर उसने डील के मुताबिक काम नहीं किया तो वह उसे और उसके बेटे को कहीं भी ढूंढ निकालेगा। उसने यह भी क्लियर कर दिया कि वह यह सब सिर्फ हुक के भले के लिए कर रहा था। फिर सोनवू ने बताया कि उसका प्राइवेट हेलीकॉप्टर 1 घंटे में एयरपोर्ट पर पहुंच जाएगा। हुक ने सोनवू से गुड बाय कहा और सारा और जिन्मो हल्की मुस्कान के साथ उन्हें देखते रहे।
महिला आर्टिस्ट ने सोन वू के कान में एक क्लू दिया। मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो चुका था और अब सारा की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। सोन वू ने उससे एक कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करने को कहा, लेकिन सारा बिना कुछ कहे वहां से चली गई। सोन वू और जिन्मो को लगा कि वह गुस्से में है, लेकिन असल में वह असहज महसूस कर रही थी क्योंकि उसने सोन वू को गलत समझ लिया था। उसे लगा था कि वह एक परवर्ट है, लेकिन असल में वह बस अपनी मां की मौत की जांच कर रहा था। तभी सारा को बार में पहना हुआ वह ड्रेस याद आया। उन्होंने तय किया था कि मिशन के बाद वह ड्रेस उसकी होगी। लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तो कार का दरवाजा लॉक था। वह जिन्मो को ढूंढने निकली, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब उसने दरवाजा खोला तो सीधे अंदर चली गई। दीवार पर रखी किताबों को देखकर वह चौंक गई। बिना सोचे समझे उसने एक किताब को छू लिया और अचानक दीवार खिसक गई। सारा एक हाईटेक बेसमेंट में खड़ी थी, जहां टेबल पर रखी कुछ तस्वीरों पर उसकी नजर पड़ी। वह हैरान रह गई। उसी समय सोन वू को यह नहीं पता था कि कोई उसकी सीक्रेट रूम में घुस आया है। वह एक्सरसाइज के बाद लिविंग रूम में गया, जहां उसने टेबल पर रखा ड्रेस देखा। क्यूरोसिटी के चलते उसने इसे ट्राई करने का फैसला किया और याद करने लगा कि सारा ने इसे कैसे पहना था। तभी एक हंसी गूंज उठी। सोन वू ने घबराकर पीछे देखा। सारा उसे देख रही थी। सारा के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, उसे बाहर आना ही पड़ा। लेकिन ठीक उसी वक्त जिन्मो वहां आ गया। उसने माहौल को हल्का करने के लिए अपनी जैकेट उतारकर सोन वू को दे दी, जिससे सिचुएशन थोड़ी कम अजीब लगने लगी। सोन वू ने अपनी कंपोजर वापस पाई और सारा को वार्न किया कि वह किसी को कुछ न बताए। सारा ने वादा किया कि वह कुछ नहीं कहेगी। फिर वह ड्रेस उठाकर बाहर निकल गई। जिन्मो ने मजाक में कहा, अब सारा को सोन वू के सारे सीक्रेट्स पता चल चुके हैं, यहां तक कि उसका बॉडी सीक्रेट भी।